प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अभी हाल ही में मार्च में 12th क्लास का सीबीएसई का जो योग का पेपर हुआ है उसके बारे में। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं कि जो स्किल सब्जेक्ट है योग, उसका कोड जो 841 है, वो पेपर कैसा आया था उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, या साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये पेपर 11वीं 12वीं के विद्यार्थी ही ना देखें, बल्कि वो तो देखें ही, उनके अलावा अन्य जो विद्यार्थी हैं यानी यूजी यानी स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो विद्यार्थी भी देखें, ताकि कल उनको भी शिक्षक बनना है और उन्हें पता चले कि 11वीं 12वीं में जो स्किल सब्जेक्ट है जिसका कोड 841 है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उससे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक सैम्पल पेपर हम कर चुके इससे पहले। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि सीबीएसई ने डाला था कि 2024 और 25 में कैसा पेपर आएगा। उससे पहले कुछ सैम्पल पेपर डाले जाते हैं, तो सैम्पल पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। अभी जो ओरिजिनल पेपर है, अभी जो मार्च में 2025 में एग्ज़ाम हुआ है योग सब्जेक्ट का, 841 कोड का स्किल सब्जेक्ट के तहत इसका एग्ज़ाम होता है। तो वो ओरिजिनल जो पेपर है उसकी पीडीएफ बनाकर बच्चे से हमने पेपर लिया, उसकी पीडीएफ बनाई और वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जो ओरिजिनल पेपर है। तो देखिए, दोनों लैंग्वेज में आता है पेपर, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। लेकिन हमने जो ये पीडीएफ बनाई है ये हिंदी के पेपर की बनाई है, और उसके नीचे फिर हमने अलग से इंग्लिश के पेपर की बनाई है, इंग्लिश मीडियम है ना। यानी पेपर यही है हिंदी इंग्लिश का, बस लैंग्वेज यानी एक पेज पर इंग्लिश है तो एक पेज पर हिंदी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। रोजगार कौशल पर है ना। सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कितने आते हैं, 10 नंबर का आता है। दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी 6 प्रश्न है एक नंबर के, उनमें से 4 का उत्तर आपको देना है। यानी 4 का उत्तर देंगे तो मतलब 4 क्वेश्चन एक नंबर के हैं तो 4 नंबर के हैं टोटल। और टोटल जो पार्ट ए है आपका, जो किसमें आपका पार्ट ए जो आपका सिलेबस है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है यानी रोजगार कौशल है, उसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को नई जैव ईंधन नीति की घोषणा की गई। तो देखिए, ईंधन नीति तो पहले से भी बना रखी थी, एक नई ईंधन नीति बनाई थी भारत सरकार ने, और जिसका नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। तो इसमें 2018 एक ही ऑप्शन है, 10 अगस्त 2018, क्योंकि 10 अगस्त को ये बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है ना। ठीक है, ईंधन नीति दिवस भी, जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त 2018 को पहली बायोफ्यूल जो नीति है वो बनाई गई थी, उसकी घोषणा की गई थी। अगला है, निशांत के दादाजी को शारीरिक गतिविधियों में भाग न लेने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योग केंद्र शुरू करने का विचार आया। यानी निशांत के दादा को उन्होंने देखा, निशांत ने अपने दादा को देखा, उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम थी, यानी खांसी भी, जुकाम भी, इम्यूनिटी वीक भी। तो उन्हें लगा कि हमें योग केंद्र शुरू करना चाहिए। जल्द ही 20 लोग उसकी योग कक्षा में शामिल हो गए, यानी एक बिजनेस शुरू हो गया।
तो निशांत क्या है? एक उद्यमी है, एक श्रमिक है, एक वेतन कर्मचारी है, या अकुशल कामगार है? तो अकुशल कामगार तो नहीं है, वो वेतन कर्मचारी भी नहीं है, या तो उद्यमी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक व्यवसाय तो शुरू कर दिया ना ये। अगला तीसरा है, रोहित के पिछले प्रदर्शन के आधार पर उसे एथलेटिक प्रशिक्षण पर खर्च करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। यह किस प्रकार की का भी प्रेरणा है? यानी उसे मोटिवेशन मिला ना, उन्होंने पीछे अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके आधार पर उसे ट्रेनिंग के लिए एथलेटिक्स की जो भी वो गेम कर रहा था, दौड़ है, जंप है, जो भी, तो उसे छात्रवृत्ति मिली यानी स्कॉलरशिप मिली। तो उसे किस तरह का मोटिवेशन मिला? ये संदीपन कहें इसको, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा कहें इसको, आंतरिक अभिप्रेरणा कहें, या बाह्य? तो मुझे लगता है बाह्य अभिप्रेरणा होना चाहिए। बाकी आप बताना क्या इसका एग्जैक्ट उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए ना, जो डाउटफुल लगे उसको छोड़ देना, क्योंकि टोटल देखो इसमें 6 क्वेश्चन हैं और 6 में से 4 करने हैं, तो जो जो डाउटफुल है उनको छोड़ दो आप। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द स्मार्ट SMART का उपयोग लक्ष्य निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर S का क्या अर्थ है? तो देखिए, S का अलग अर्थ होता है, M का अलग अर्थ होता है, A का अलग अर्थ होता है, R का अलग अर्थ होता है और T का अलग होता है। तो देखिए, S का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब होता है मीजरेबल, A का मतलब होता है अचीवेबल, R का मतलब होता है रिलीवेंट कहें या रिलेटेड कहें या रियलिस्टिक कहें, और T का मतलब होता है टाइम बाउंड। ये याद कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए जो जो मैंने बताए हैं। S का मतलब स्पेसिफिक, M का मतलब मीजरेबल, A का मतलब अचीवेबल, R का मतलब रिलीवेंट भी लिख सकते हैं या रिलेटेड भी लिख सकते हैं या रियलिस्टिक भी लिख सकते हैं। तीनों ऑप्शन है, रिलीवेंट, रिलेटेड या रियलिस्टिक। और T का मतलब टाइम बाउंड या टाइम बेस्ड। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्मार्ट का मतलब सबसे पहला S का मतलब स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही बड़ा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जैसे एथलेटिक्स है, तो एथलेटिक्स खेल में तो बहुत चीज़ें होती हैं, यानी आपकी 100 मीटर रनिंग भी है, 200 मीटर रनिंग भी है, 400 मीटर रनिंग भी है, हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, सभी एथलेटिक्स में आते हैं। तो आप उसमें एक स्पेसिफिक तो चुनेंगे ना कि मुझे 100 मीटर की रनिंग करनी है, मतलब मैं या मुझे हाई जंप का खिलाड़ी बनना है, या लॉन्ग जंप का बनना है, या मुझे लॉन्ग रनिंग करनी है ना। ऐसे ही आप क्रिकेट में देख लीजिए, भाई स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना कि आप विकेट कीपर बनेंगे, बल्लेबाज बनेंगे, बॉलर बनेंगे, स्पिन बॉलर बनेंगे, है ना। वॉलीबॉल देख लीजिए, है ना, स्मेशर बनेंगे, या मतलब अलग अलग गेम में भी स्पेशलाइजेशन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। तो स्पेशलिस्ट होता है। स्पेसिफिक का मतलब एक विशिष्ट, विशेष होना चाहिए, है ना। अगला M का मतलब मीजरेबल, यानी मापने योग्य होना चाहिए। अब क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये थोड़ी कि आप 11 की जगह फील्डिंग कर लेंगे। आपका पर्टिकुलर पोजीशन हो सकती है ना, आप स्लिप के अंदर खड़े हो सकते हैं, आप लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो सकते हैं, आप विकेट कीपर बन सकते हैं, है ना, मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े हो सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक तो होना चाहिए ना, और मिजरेबल होना चाहिए, यानी मापने योग्य होना चाहिए। यानी कि मैं तो तारे तोड़ के ला दूंगा, अब तारे तोड़ नहीं सकते, आप ला नहीं सकते, इसकी कोई माप नहीं है ना। तो मापने योग्य होना चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं उसकी लिमिट होती है एक लक्ष्य की भी। हो सकता है आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आप 60 साल जिए, 70 साल जिए, वो लक्ष्य में आपको हो सकता है 200 साल लगें, इतना बड़ा लक्ष्य आपने चूज कर लिया, तो मीजरेबल नहीं है ना। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पैदल जाना है, और आपने कहा कि पूरी दुनिया का मैं चक्कर पैदल काटना चाहता हूँ, तो ये मीजरेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं समुद्र हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दूसरे देशों की सीमाएं हैं, कहीं पासपोर्ट, कहीं वीज़ा, पता नहीं क्या क्या चाहेगा। तो ये मीजरेबल नहीं, तो मीजरेबल होना चाहिए। अगला अचीवेबल, भाई ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। रिलेटेड होना चाहिए, यानी आपका जो गोल है वो रिलेटेड होना चाहिए ना, और वो यथार्थ होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। यथार्थ का मतलब वास्तविक होना चाहिए, कल्पनीय नहीं होना चाहिए। कल्पना कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कल्पना में तो क्या होता है, आप ठीक से कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए। सपन देखते हैं ना कुछ लोग, सपन नहीं होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। अब जैसे आप का लक्ष्य है कि एक मुझे फास्ट बॉलर बनना है, ठीक है, और आप गेम की तैयारी कर रहे हैं कोई और, कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ, मेरा तो राइट हैंड बहुत अच्छा चलता है, तो इसलिए मैं तेज़ गेंदें भी फेंक सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा धावक हूँ, मैं लॉन्ग जंप कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मेरी रनिंग बहुत अच्छी है, मैं गोली की गति से दौड़ता हूँ। तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें गेम में स्पेशलाइजेशन अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए रियलिस्टिक की बात की है, और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ शुरू की उसको 200 साल लग गए, 300 साल लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगला है, एक कर्मचारी ने अपने प्रबंधक से कुछ समय की छुट्टी देने का अनुरोध किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और स्पष्ट अनुरोध है? एक कर्मचारी है और उसका जो प्रबंधक है यानी एक टीचर है, वो अपने हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से परमिशन लेता है छुट्टी का। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ठीक है, स्टिक है, एग्जैक्ट है, परफेक्ट है? कृपया मुझे सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचने की अनुमति दे क्योंकि मेरा दंत चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। महोदय, 11 जून 2019 को मेरा अपॉइंटमेंट है, कृपया मुझे थोड़े समय की छुट्टी दीजिए। कृपया मुझे ऑफिस देर से पहुंचने की अनुमति दे क्योंकि मेरा दंत चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। कृपया 11 जून 2019 मंगलवार को मुझे ऑफिस 11 बजे पहुंचने की अनुमति दें क्योंकि मेरा दंत चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। देखो बातें चारों सही हैं, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट है? एक में महोदय लगा हुआ है, एक में कृपा शब्द लगा हुआ है, और उनका प्रबंधक है यानी ऊपर से उससे तो बड़ा ही अधिकारी है जिससे वो परमिशन ले रहा है। तो आप मुझे इसका ऑप्शन बताएं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है? ठीक है, आप अपना नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट, ये विद्यार्थी या टीचर अच्छा है, पढ़ने वाला है, स्वाध्यायी है, और उसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ना, और आप कहाँ से हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में या आउट ऑफ कंट्री भी देखा जाएगा, तो पता लगना चाहिए कि ये बच्चा वहाँ का है, उसने इसका उत्तर दिया है। वेट करूँगा मैं कौन बच्चा सबसे पहले उत्तर देता है। अगला है डेटा छटाई यानी सॉर्टिंग कहते हैं, सॉर्ट करना किसी चीज़ को। चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए, पेपर जब हिंदी में कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। अगर आप प्योर हिंदी विद्यार्थी हैं तब भी आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स अंग्रेजी के आप इजीली समझ सकते हैं। और इंग्लिश के विद्यार्थी अगर उन्हें कोई डाउट होता है किसी वर्ड को समझने में तो हिंदी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी, जो छठा क्वेश्चन, इसका भी आपको ही देना है, क्योंकि आपको तो 4 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन फिर भी आपको उत्तर देना है। मुझे इसका नहीं पता है। अगले 6 प्रश्न हैं, उनमें से 5 के उत्तर देने हैं। सबसे पहला है निधि। निधि गैस्ट्रिक परेशानी और अपच से पीड़ित है, यानी उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी और अपच भी है। तो अपच है तभी तो गैस्ट्रिक है ना, यानी भोजन का ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा तभी उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उसके लिए फ़ायदेमंद होगी? तो देखो, नेति नासिका से रिलेटेड होती है, त्राटक है वो भी आँखों से रिलेटेड होती है, कपालभाति वो पेट से रिलेटेड होता है, लेकिन धोती इसमें अच्छी है क्योंकि धोती डाइजेस्ट सिस्टम की शुद्धि करती है। अगर उसे अपच की समस्या है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो धोती सबसे बेस्ट है। कपालभाति ठीक है, जब आप धोती कर लेते हैं क्लिनजिंग हो जाती है आपकी, ईसोफोगस यानी आपकी जो भोजन नली है वो क्लीन हो जाती है अच्छे से, तो वो गंदगी पूरी निकल जाती है। फिर उसके बाद अगर आप कपालभाति करते तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? धोती। और धोती के भी प्रकार हैं भाई, वस्त्र धोती है या कौन सी धोती, लेकिन इसका स्पष्ट तो धोती होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी नहीं है? तो पेट, देखो सबसे पहले ये देखो कि प्रभावी कौन से हैं पेट के लिए। ऐसे क्वेश्चन को ना आप सीधा लेके चलो, फिर उल्टा अपने आप उत्तर मिल जाएगा। यानी कौन से आसन है जो पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं? तो भुजंगासन भी अच्छा है, शलभासन भी अच्छा है क्योंकि ये भी पेट के बल होता है, पश्चिमोत्तान भी आसन अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। वृक्षासन नहीं है, क्योंकि वृक्षासन कैसे होता है? खड़ा होकर होता है, राइट लेग को लेफ्ट में की जांघ के ऊपर रखते हैं, है ना, तो वो पेट की मांसपेशियों के इतना अच्छा नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, घबराहट, सांस फूलना, सीने में जकड़न और खांसी ये लक्षण हैं भाई मधुमेह के नहीं है, गठिया के नहीं है, उच्च रक्तचाप के नहीं है, ये लक्षण श्वसनीय अस्थमा के हो सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना पीछे, एक पेपर पढ़ा था जो सैम्पल पेपर था सीबीएसई का, उसमें दे रखा था ना ब्रोंकाई अस्थमा, तो वो यही अस्थमा है। घबराहट भी होती है, सांस भी फूलता है, सीने में जकड़न सी होती है, खांसी भी होती है। योग दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति में 5 कोष होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, योग में बताए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोष हैं जो दिव्य शव या आत्मा को घेरे रखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कोष बेहतर अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने में मदद करता है? तो देखिए, अन्नमय तो नहीं है क्योंकि बाह्य है, प्राण में हो सकता है क्योंकि विज्ञान में, और आनंद में तो बहुत ही ऊपर की स्टेज है ना। आनंद में तो सबसे लास्ट है ना, सबसे पहले कौन सा है? अन्न में, फिर प्राण में, फिर मनो में, तो मनो में इसमें है ही नहीं उत्तर, अन्न में हो नहीं सकता, तो मुझे लगता है प्राण में इसका सटीक उत्तर है। गठिया के प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म व्यायाम की अनुशंसा नहीं की जाती है? मतलब कौन सा सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना चाहिए गठिया के प्रबंधन में? बाकी कर सकते हैं। गठिया आपका एक किस्म से जोड़ों में ही प्रॉब्लम समझ लीजिए आप, पूरे शरीर में जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो ग्रीवा शक्ति विकासक कर सकते हैं, स्कंद भाव मूल शक्ति विकासक कर सकते हैं, वक्षस्थल शक्ति विकासक कर सकते हैं, कटी शक्ति विकासक कर सकते हैं कमर के लिए। तो इसका उत्तर आपको बताना है। सूर्य नमस्कार, त्राटक और प्राणायाम पीनियल ग्रंथि के कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कि के लिए जिम्मेदार है। संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। तो भाई इसका उत्तर क्या बनेगा? समझ से बाहर है। सूर्य नमस्कार, त्राटक और प्राणायाम पीनियल ग्रंथि के कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो पीनियल ग्रंथि क्या करती है? पीनियल ग्रंथि बड़ी उम्र होती है तो नष्ट होने लग जाती है, जो कि के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? भावनात्मक विकास के लिए, शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक होगा मेरे हिसाब से, कोग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने, सभी एक नंबर के हैं। डॉट 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 यानी खालिस्तान, पानी के साथ या पानी के बिना बड़ी आंत को शुद्ध करने की एक विधि है। तो भाई बस्ती क्रिया है। स्थल बस्ती भी कहा है ना, घेरण संहिता में 2 प्रकार की बताइए, सूक्ष्म बस्ती और स्थल बस्ती, तो ये कर सकते हैं। क्योंकि नोली तो बिना पानी के होती है, धोती है, तो ये बड़ी आंत को शुद्ध नहीं करती, धोती, नेति भी नहीं करती, तो बस्ती करती है। ठीक है ना। आंतों की शुद्धि किससे हो सकती है? बस्ती से हो सकती है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति को आसनों तथा प्राणायाम का अभ्यास क्रम से प्रतिदिन करना चाहिए। तो देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास है ना, 30 मिनट तो उसे जरूर आसनों का अभ्यास करना चाहिए और 10 से 15 मिनट उसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थ है प्राणिक शक्ति और मानसिक शक्ति का संयोजन, तो हठ योग होता है इसका उत्तर, बी इसका उत्तर रहेगा ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे तनाव के लक्षण हैं? अच्छे तनाव यानी गुड स्ट्रेस, मैंने बताया था ना 2 तरह का स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस जो होता है EUSTRESS, हेंस सेले ने 2 प्रकार का तनाव बताया है, एक यूस्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस जो होता है वो अच्छा होता है। तो अच्छे तनाव में क्या मिलती है? चिंता नहीं होती, तनाव नहीं होता है, प्रदर्शन में कमी नहीं होती, शारीरिक मानसिक समस्या नहीं होती, प्रेरित करता है और ऊर्जा केंद्रित करता है। जैसे परीक्षा से पहले आपको हल्का सा तनाव होगा, अगर वो नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। आप रनिंग करने वाले हैं तो हल्का सा तनाव होगा, आप क्रिकेट के मैच में हैं तो वो हल्का सा तनाव होगा, तो वो तनाव आपको प्रेरणा देता है और उससे ऊर्जा केंद्रित होती है, यानी आप फोकस्ड होते हैं किसी लक्ष्य के लिए। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग योग का हिस्सा नहीं है? तो मैंने बताए थे 5 बहिरंग योग हैं, 3 अंतरंग योग हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये क्या है? बहिरंग, एक्सटर्नल। और धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? इंटरनल। और सेतु का काम कौन कर रहा है? प्रत्याहार। तो इसमें बताओ, आपको खुद बताना इसको उत्तर, ठीक है।
जो अंतरंग योग का हिस्सा नहीं है। अगला है त्राटक आँखों के लिए स्थिर निगाह यानी टकटकी, है ना, तटस्थ होकर देखना आधारित तकनीक है जो खालिस्तान में मदद करती है। तो त्राटक क्या करता है? श्वसन मार्ग के लिए नहीं है, शांत मस्तिष्क तथा विकर्ण हटाने का काम करता है। विकर्षण, एक होता ना आकर्षण, एक विकर्षण, तो आँखों के लिए अच्छा है और मस्तिष्क को शांत करता है और विकर्षण हटाने का काम भी करता है। तो विकर्षण का मतलब, अगर अब जैसे हमें वर्ड समझ में नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन कहाँ देख सकते हैं? इंग्लिश वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक बार इंग्लिश वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, इसमें मिलेगा आपको। ये रहा, छठा है ना, त्राटक इज स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक फॉर आइज दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव बैलेंस, क्लिंजिंग, रेस्पिरेटरी चेसिस, क्योर साइनस एनेस्थमा, काम माइंड यानी शांत मन, एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं यानी अवस्था होती है, यानी चित्त चंचल होता है, मन चंचल होता है, तो उसके जो डिस्टर्बेंस उसको संतुलित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये तो हो गया 5वां, छठा भी हो गया है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देना, यानी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विशिष्ट संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कौन सा है? तो देखिए, सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो विटामिन और खनिज से युक्त होते हैं, यानी एक होते हैं मैक्रो और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 6 हमारे तत्व हैं। ये कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा विटामिन, आपके खनिज लवण और आपका जल। तो विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं, इनकी कम मात्रा में ज़रूर होती है, माइक्रो होते हैं। और आपका फैट यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनकी शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये क्या होते हैं? मैक्रो होते हैं, वृहद। तो यहाँ पर सूक्ष्म पूछा है, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इनमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व ऊष्मा भी प्रदान करते हैं या शक्ति बनाए प्रदान करते हैं। शक्ति प्रदान करना, शरीर के कार्यों को विनियमित करना, बिल्कुल ठीक बात है, करते हैं। ऊतकों के कार्यों को बनाए रखना, बिल्कुल ठीक बात है। और विटामिन और खनिजों से युक्त भी होते हैं। तो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो एनर्जी नहीं देते हैं ना, कैलोरी इतनी नहीं होती है उसमें, विटामिन्स में और मिनरल्स में और जल में इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो गलत कथन ये होगा, ऊष्मा तथा शक्ति प्रदान करना। ऊष्मा शक्ति हमें किससे मिलती है? मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, है ना। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए रहेगा, यानी बाकी सारे काम करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज तो होते हैं, उनमें शरीर के कार्यों को विनिमय भी करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और ऊतकों के कार्य को बनाए भी रखते हैं। ऊष्मा तथा शक्ति प्रदान नहीं करते। वो जो हमारे वृहद पोषक तत्व हैं, यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, वो ऊष्मा तथा शक्ति प्रदान करते हैं। दीवांश मोटापे से पीड़ित है, निम्न में से किस योग प्रबंधन द्वारा उसे अधिक खाना खाने की आदतें और दुश्चिंता पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी? मोटा है लड़का और योग प्रबंधन करता है, यौगिक मैनेजमेंट करना है, अधिक खाना खाने की आदतों और दुश्चिंता पर नियंत्रण कर रखने में मदद मिलती है। देखो, इसी तरह का क्वेश्चन था ना वो जो सैम्पल पेपर था, तो सैम्पल पेपर इसी तरह दिया जाता है ताकि उसको देख के बच्चा थोड़ा सा समझ जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बच्चे को प्राणायाम करवाइए, तो प्राणायाम से उसका मोटापा भी कम होगा और खाने पीने की आदतें हैं वो भी धीरे धीरे सुधरने लग जाएगी, और जो दुश्चिंता है उसको, मेंटली जो डिसऑर्डर हैं
वो भी ठीक हो जाएंगी। ध्यान बच्चा एकदम से कर नहीं पाएगा, लेकिन प्राणायाम तो कर सकता है। हालांकि योग निद्रा का अभ्यास भी कराया जा सकता है उसे शुरू शुरू में। अगला है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारा परम धर्म है। यह सिद्धांत हमें विचार, वचन और कर्म से अहिंसा की शिक्षा देता है। हम खालिस्तान के लक्ष्यों को अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अहिंसा परम धर्म भाई सामाजिक स्वास्थ्य में आना चाहिए, मेरे को लगता है ये, है ना। किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, ये सब समाज से रिलेटेड है ना, तो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। खालिस्तान अगला क्वेश्चन है चौथा। व्यक्ति को भौतिकवादी और शारीरिक सुखों की इच्छा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। भौतिकवादी और शारीरिक सुखों की इच्छा को नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, प्राणायाम। तपस भी हो सकता है ना। भाई ईश्वर प्रणिधान भी हो सकता है। अगर आप भगवान की तरफ अग्रसर हैं तो, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का मतलब यही होता है कि जो भी आपको अचीवमेंट मिले उसको ईश्वर को समर्पित कर देना। सरेंडर टू गॉड है। क्योंकि आपकी जो नियम है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो उसका मतलब यही है कि जो भी भौतिकवादी चीज़ें हैं या जो भी शारीरिक सुख हैं, उनको जो भी मिला है आपको उसको ईश्वर को समर्पित कर दो। ये भी हो सकता है। अगला है पांचवा सामाजिक आप बताना कौन सा इसमें उत्तर ठीक रहेगा। सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? शरीर प्रणालियाँ, ध्यान तथा मंत्र, तनाव एवं चिंता, व्यवहार और संचार। सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारण महत्वपूर्ण है समाज के लिए? तनाव चिंता तो हो नहीं सकता। व्यवहार और संचार रहेगा इसमें। आपका बिहेवियर कैसा है और आपका कम्युनिकेशन कैसा है ना, ये जरूरी है सामाजिक विकास के लिए। अगला है छठा क्वेश्चन। खालिस्तान में लाल मांस, शराब, अधिक पके या कच्चे जैविक उत्पाद और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। में लाल मांस, शराब, अधिक पके तथा कच्चे जैविक उत्पाद और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो ये राजसिक आहार होता है ना। सात्विक को ताज़ा सात्विक भोजन है ना, बिना मिर्च मसाले का पसंद होता है। राजसी को मांस, मछली, मीट, अंडे ये सब पसंद होते हैं, अधिक पके हुए। अगला है फिर 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटने की स्थिति में नहीं किया जाता है? तो मकरासन है जो हम छाती के बल लेटते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी विषय वस्तु के बीच चर्चा के रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण हैं। अगला है आश्रित को संसाधनों की कमी के कारण अपने व्यवसाय में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से व्यवहार संबंधी तनाव के प्रभाव को चुनिए। हर्षित को भाई उसके पास संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है और उसका व्यवसाय है, जो भी रोजगार कर रहा है उसमें तनाव का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन सा व्यवहार संबंधी तनाव इसमें? बेचैनी और अवसाद, क्रोध का विस्फोट व सामाजिक अलगाव, अभिप्रेरणा की कमी, अभिभूत महसूस करना, ये भी आपको ही बताना है। अगला है पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत पर मन पर नियंत्रण करने के महत्व को समझाने के विचार पर प्रकाश डालने से होती है, जिसे खालिस्तान से जाना जाता है। जिसको जाना जाता है योग से चित्तवृत्ति निरोध है,
क्योंकि और बाकी जो श्लोक हैं ये योग सूत्र के नहीं हैं। योग कर्मसु कौशलम गीता का है, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। समत्तम योग उच्यते गीता का है, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। आरोग्यम ओजस सिद्धि ये ना गीता का है और न ही पतंजलि योग सूत्र का है। तो पतंजलि योग सूत्र का एक ही है, चित्तवृत्ति निरोध है। अगला है छठा, हृदयघात की स्थिति में यानी हार्ट अटैक आए तो बिजली का झटका देने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो वही हृदयघात में बिजली का झटका देने के लिए इसको बोलते हैं स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, AED कहते हैं ना। अगला है कार्डियोपल्मोनरी रिसिसिटेशन एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की छाती के बीचों बीच हथेली रखने तथा का सुझाव दिया जाता है। तो देखिए इसमें हार्ट अटैक आता है ना, तो उसमें उसको दबाया जाता है, तो 100 की स्पीड उसमें होनी चाहिए, 100 संपीड़न प्रति मिनट की दर से, और 5 सेंटीमीटर नीचे तक आप दबा सकते हैं। अब जो खंड ब है इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इनमें आपको लिखना है। रोजगार कौशल पर दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, कोई 3 आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। श्री सचिन कक्षा 12A के छात्र के अंक देखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे स्प्रेडशीट की एक दूसरी विशेषता फिल्टर का उपयोग करते हैं। एक तालिका में फिल्टर लागू करने का चरण क्या है? अब जैसे क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दीजिए। सक्रिय सुनना एक कला है, यह आता है तो ये कर लीजिए, देख लीजिए आप। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। रीता एक स्वास्थ्य सेवा यूनिट शुरू करना चाहती है लेकिन उसे स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप उसे स्टार्टअप के बारे में कैसे समझाएंगे? परिणामोन्मुखी बनाने के तरीके को स्पष्ट कीजिए। हम उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कैसे कर सकते हैं? वर्णन करें। फिर 6 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। योग में व्यवसाय के कौन से अवसर हैं? कौन कौन से अवसर हैं? आध्यात्मिक और मंत्र ध्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो योग में व्यवसाय करने हो, आप मैट का व्यवसाय कर सकते हैं, योगा मैट होते हैं, योगा इक्विपमेंट्स काफ़ी होते हैं, उनका व्यवसाय कर सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं, बहुत है ऑप्शन। आध्यात्मिक और मंत्र साधना में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन और हृदय वायु का तंत्र पर तनाव के प्रभाव होते हैं। गठिया के प्रबंधन के लिए 2 आसन और 2 प्राणायाम बताइए। रमेश अपने दोस्तों के साथ खेल के पीरियड में फुटबॉल खेल रहा था। अचानक वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। शिक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और CPR देना शुरू किया। बच्चों के लिए CPR देने की अनुशंसित क्रम क्या है? तो CPR होता है, देखिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस, ठीक है, उसका क्रम बताना है, सीक्वेंस होता है। ममता निचले कमर दर्द से पीड़ित है। पुराने दर्द के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई है और उसे स्वास्थ्य सेवा पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। दर्द के कारण पर चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 8 से 100 शब्दों में दीजिए। ये आपके क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।